नमस्कार, सत श्री नमस्कार अकाल, सर। खंबा गणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल इंडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं करण वर्मा, पॉलिटिकल एनालिस्ट। आप अक्सर इनको टीवी 9, भारतवर्ष, एनडीटीवी, बहुत सारे टीवी चैनल्स पे आप देखते होंगे और बहुत इंटरेस्टिंग मुद्दों के साथ में। बहुत सारे मुद्दे हैं जिनके ऊपर इनकी जो ग्रिप है ना वो बहुत अच्छी है एंड ही गेट्स द एक्सक्लूसिव। आज इन्होंने मुझे डिस्क्लोज नहीं किया है, मैं पहले व्यूअर्स को बता रही आज पहले इन्होंने मुझे बताया नहीं एंड इज लाइक आई हैव अ डायनामाइट टू ब्लो ऑफ टुडे। I have very exclusive story and it comes for Assam. हेमंत बिस्व वर्मा is definitely rocking these days. उनकी जो statements आ रही हैं, उनके जो बयान आ रहे हैं, he is on a front foot, batting like anything. बोलते हैं मोदी जी हिंदू मुस्लिम नहीं करते होंगे पर वो मोदी जी हैं। मैं हिंदू मुस्लिम करता हूँ, मैं असम में हूँ। So he is very मतलब दूध का दूध पानी का पानी, ही नोज व्हाट ही इज डूइंग इज वेरी क्लियर। बट यस, असम के बारे में बहुत एक्सक्लूसिव डिटेल्स आज हम लोग लेकर आ रहे हैं। अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो करण, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू। ओवर टू यू। प्लेजर इज माइन गायत्री जी। आज मुझे याद है हम लोग में एक बार बात हो रही थी कि ये असम में जो हम देखते हैं, ये जो आज डेमोग्राफी की बात होती है, इलीगल इमिग्रेशन की बात होती है, तो मैं इसके डेप्थ तक गया। मैंने कहा भाई पता करें इस पे क्या है। और जब मैं डेप्थ में गया कि ये प्रॉब्लम स्टार्ट कैसे हुई, यहाँ हुआ क्या, बिकॉज आज तक हम लोग जूझ रहे हैं इससे, तो मेरे होश उड़ गए। मैं आपको बताऊं तो मैं आज सोचा कि जब इस पे चर्चा करी कि आपकी जनता को जरा इसके बारे में पता होना चाहिए जरा। तो इसकी जो पूरी कहानी है ना गायत्री जी, कि स्टार्ट होती है हमारे आजादी से जस्ट पहले 1939 के आसपास। और मैं अब जो आपको बताने जा रहा हूं उसको जरा ध्यान से सुनिएगा। 1939 में जब ब्रिटिश और पूरा जो नेहरू गांधी का जो पूरा ग्रिप था कांग्रेस के ऊपर, तो ब्रिटिश ने कहा कि भाई वर्ल्ड वॉर 2 छिड़ गई है। अब इंडियन सोल्जर्स को हमारे लिए लड़ना है वर्ल्ड वॉर 2 में। नेहरू गांधी बड़े नाराज हो गए। उन्होंने कहा आपने किससे पूछ कर कह दिया कि भाई हमारे सैनिक लड़ेंगे? या तो आप हमें कुछ गारंटी करो, हमारे से बात करो, बिकॉज ये ब्रिटिश इंडिया तो है, उस समय तो आर्मी एक ही हो गई थी ब्रिटिश इंडिया, पर हमारे लोग के तो नेता हम लोग हैं भाई। नेहरू जी ने कहा हम लोग हैं नेता। तो नेहरू जी और ब्रिटिश में एक नाराजगी हो गई उस समय। एज अ रिजल्ट क्या हुआ, 1937 में जो प्रोविंशियल इलेक्शंस थे, तब तक मुस्लिम लीग की कोई औकात नहीं थी। 1937 में कांग्रेस जीती हुई थी प्रोविंशियल इलेक्शंस। मतलब जैसे किसी भी राज्य का तब मुख्यमंत्री, तब तो प्राइम मिनिस्टर कहा जाता था एक्चुअली, तो मुख्यमंत्री को भी वो सब कांग्रेस के थे लार्जली। तो ऊपर से ब्रिटिश एम्पायर था, बट जो सीएम लेवल पे थे वो कांग्रेस के थे। 1939 की ये जो लड़ाई हुई नेहरू और ब्रिटिश में, उसमें एक नी जर्क रिएक्शन में, और ये बहुत बड़ी गलती है एक ऐतिहासिक, कांग्रेस ने हर जगह से रिजाइन कर दिया, कई जगहों से। उन्होंने कहा हमें अब सरकार में चलाना ही नहीं, वी रिजाइन फ्रॉम द गवर्नमेंट्स। वन ऑफ देम वाज असम। उन्होंने रिजाइन कर दिया, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट ने रिजाइन कर दिया। अब जब रिजाइन कर दिया तो जिन्ना बड़ा तेज था। जिन्ना ने कहा हम बनाते हैं सरकार। तो मुस्लिम लीग ने असम में सरकार बना ली, उनकी एक बेस थी। कांग्रेस ने रिजाइन कर दिया। और एक जन्म होता है एक आदमी का जो कि बहुत बड़ा तब नेता था, मोहम्मद सदुल्ला। मोहम्मद सदुल्ला को कहा जाता था जिन्ना ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। ठीक है। मोहम्मद सदुल्ला वहां के प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, एक तरह से मुख्यमंत्री, जो जिसको प्राइम मिनिस्टर तब कहा जाता था। मोहम्मद सदुल्ला क्या करना स्टार्ट करते हैं, वहां पे बिहार से, बंगाल से जितने मुस्लिम्स हैं उनको वहां बसाना स्टार्ट कर देते हैं। और कहते हैं यहाँ बहुत लैंड है, यहाँ पे थोड़ी खेती होगी, तो उसके लिए हमें लेबर चाहिए, लोग चाहिए, हमें उनको बसाना है। तो लॉर्ड वेवल ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट तब कही कि आप यहाँ पर ना कोई और खेती नहीं कर रहे हो, आप मुस्लिमों की खेती कर रहे हो यहाँ पर। मोहम्मद सदुल्ला से कहा। मोहम्मद सदुल्ला ने जिस तरह से वहां पे डेमोग्राफी चेंज करी और मुस्लिम बनाए वहां पर, इतनी बड़ी गलती मानी जाती है अगर आप इतिहास की बुक्स पढ़ो, कि कैसे हमने असम को तब छोड़ दिया। अब बात यहाँ खत्म नहीं होती गायत्री जी। आपको अब जो मैं बताने जा रहा हूँ ना, वो सुन के तो आपको बहुत हैरत होगी। अब ये मोहम्मद सदुल्ला उस समय मुस्लिम लीग का नंबर 3 का नेता था, समझ लीजिए थर्ड या फोर्थ लेवल का नेता। आफ्टर जिन्ना एंड लियाकत अली थर्ड फोर्थ लेवल का था। जब 47 में इंडिपेंडेंस हो गई, तो ये सदुल्ला कहां गया आपके हिसाब से? ये सदुल्ला ये सदुल्ला इंडिया में ही रुका, ये पाकिस्तान नहीं गया। मुस्लिम लीग का थर्ड नंबर का नेता जो लड़ता रहा पाकिस्तान के लिए, जब आजादी मिली उसने कहा मेरे तो बिरादर यहीं पे रहते हैं, मैं तो यहीं रहूंगा भारत में। और तो और सुनिए, आगे सुनते जाइए। अब
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी के जो मुख्य 7 मेंबर हैं, जिसके हेड बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे, उन 7 में एक ये सदुल्ला भी था। Oh my God, what the hell? What was he doing in that? भाई इन्होंने ही लिखा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी के मुख्य मेंबर। और मैं सबसे कहूंगा इसको गूगल करें, मोहम्मद सदुल्ला की एक फोटो भी दिखेगी आपको टोपी पहने हुए, उसने टोपी खुद नहीं पहनी, सबको पहना भी दी भारतवर्ष में। वो एक मेंबर है ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। ऐसे लिखी गई है पूरी दास्तान असम की बर्बादी की। ये जो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जो बना दी इन लोगों ने, IUML, इसके लोग, ये मेरठ के लोग, ये सब कौन थे जो यहां बसे रहे? इनका था कि भाई हंस के लिया है पाकिस्तान, लड़ के लिया है पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान। ये जो इनका नारा था, इसकी स्टार्टिंग हुई इस असम के रीजन से मोहम्मद सदुल्ला द्वारा। दिस इज हु वी आर टॉकिंग अबाउट। ये प्रीमियर थे उस समय असम के। तो ये तो स्टार्टिंग है गायत्री जी, मैं आपके चेहरे का एक्सप्रेशन देख के समझ रहा हूं, मेरा भी ऐसे ही था कुछ हाल जब मैंने इस पे शुरू में पढ़ना स्टार्ट किया। अब असम की जो कहानी है ना, बड़ी दर्दनाक कहानी, बहुत ही कमाल की जगह। एंड मतलब लचित बोरफुकान और ऐसे ऐसे फ्रीडम फाइटर्स जहां से आए हुए, वहां किस तरह से उसको इन्वेजन्स झेलने आए हैं, पड़े हैं, ये मुझे बहुत दुख होता है देख करके। इसके बाद हमें पता है असम में क्या हुआ जब 1971 का युद्ध हुआ, इमिग्रेशन हुई, बांग्लादेश बना, वी ऑल नो दैट, है ना। फिर असम में एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ कि भाई फॉरेनर्स जो हैं वो क्यों आ रहे हैं यहाँ पर, हमें अपनी सभ्यता को बचाना है। फिर गांधी, राजीव गांधी का भी अकॉर्ड हुआ था, वो तो 1985 में हुआ था। एक कानून पास किया था इंदिरा गांधी ने, और इस कानून की इतनी चर्चा नहीं होती। मैंने अभी एक चैनल पे करी थी इसकी बहुत विस्तार में चर्चा, तो उन लोग को बड़ा शौक लगा था। वो कानून है IMDT, दैट इज इलीगल माइग्रेंट्स डिटेक्शन बाय ट्रिब्यूनल एक्ट। ये इंदिरा गांधी ने 1983 में पास किया, IMDT एक्ट, बहुत फेमस एक्ट है ये। इसमें इन्होंने क्या कहा इंदिरा गांधी ने कहा, तब 2 जगह मुहिम चल रही थी इलीगल इमिग्रेंट्स को हटाने की, एक वेस्ट बंगाल में और एक असम में। इंदिरा गांधी ने कहा कि ये बहुत हैरास हो रहे हैं, जो इनका जो प्रेम है ना ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए, तब से है। इंदिरा गांधी ने कहा ये बहुत हैरास हो रहे हैं, इसलिए एक नया कानून एक्सक्लूसिवली फॉर असम बनाया जाएगा, IMDT एक्ट। बाकी देश चलेगा फॉरेनर्स एक्ट 1946 से। फॉरेनर्स एक्ट 1946 ये कहता है गायत्री जी कि आपको साबित करना है कि आप यहाँ के सिटीजन। पुलिस या शासन कहीं पे भी, और जो कि आज भी है, आपसे पूछ सकता है भाई अपना दिखाइए जरा पासपोर्ट या अपना दिखाइए सिटीजनशिप कार्ड, आपको दिखाना है, बात खत्म हो गई। IMDT एक्ट ये था जो सिर्फ असम के लिए बना था कि एक ट्रिब्यूनल बनेगा जो कि डिटरमिन करेगा कि आप इलीगल हो कि नहीं हो, और स्टेट को साबित करना पड़ेगा आप इलीगल। और जो कंप्लेनेंट होना चाहिए वो आपके रहने के 3 किलोमीटर के रेडियस में होना चाहिए, और उसको एक 10 रुपए का फॉर्म भर के ये बात देनी होगी। मतलब कि इलीगल्स के प्रोटेक्शन का सबसे बड़ा एक्ट आज तक का, जिससे कि उनका डिपोर्टेशन होना ऑलमोस्ट असंभव हो गया। आप समझ रहे बात को? अब मैं आपको एक आंकड़ा दूंगा जिससे आपको पता लगेगा इससे क्या नुकसान हुआ है असम का। 1983 से लेके 2001 तक, इन 18 साल में बंगाल से करीब 5 लाख इलीगल इमिग्रेंट्स डिपोर्ट हुए। 5 लाख जो कि आए थे 1971 के दौरान और सबके, 5 लाख। और इसी टाइम पे असम से कितने डिपोर्ट हुए थे? 1480, 35 गुना कम। ऐसे इलीगल इमिग्रेंट्स पाइलअप हुए असम के अंदर। ये है असम की जो एक कहानी IMDT एक्ट के तहत। इंदिरा गांधी के इस एक मूव ने असम से डिपोर्टेशन करना इम्पॉसिबल कर दिया। इसको चैलेंज किसने किया सुप्रीम कोर्ट में? आज जो लोग बोलते हैं ना कि क्या बीजेपी ने क्या किया है इलीगल्स के लिए, मुझे थोड़ा हैरत होती है, बीजेपी वालों को भी नहीं पता उन्होंने क्या किया है नहीं किया है। तो इसको कोर्ट में चैलेंज किया सर्बानंद सोनोवाल जी ने। सर्बानंद सोनोवाल जो बीजेपी के बाद में मुख्यमंत्री बने असम के, और उनके खिलाफ कौन खड़ा हुआ कोर्ट में? ये जो आज तरुण गोगोई है ना, जो मुख्यमंत्री थे, जो तरुण गोगोई के फादर जो मुख्यमंत्री थे असम के कांग्रेस के,
तो गोगोई जी कांग्रेस से खड़े हुए कि आईएमडीटी एक्ट के साथ हमें खड़ा करना है, और सर्बानंद सोनोवाल ने सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज किया। 2005 में ही won the case. This IMDT Act was declared unconstitutional, but the damage had been done, गायत्री जी। डैमेज इस कदर हो गया था हमारा 2005 आते आते कि जहां 5 से 7 लाख लोग बाहर जाने थे, मुश्किल से 2000 भी नहीं बाहर गए थे। ये है असम की इलीगल इमिग्रेंट्स की पूरी कहानी। तो मैंने कहा आज आपसे और आपके दर्शकों से जरा मैं शॉर्ट में पहले ये शेयर करूं। इसकी इतनी लेयर्स हैं कि अभी वी कैन गो ऑन फॉर आवर्स टुगेदर ऑन दिस। नहीं, जब इंदिरा गांधी ने ये बनाया था तब इंदिरा गांधी को ऑपोजिशन नहीं फेस करना पड़ा, आईएमडीटी एक्ट और ये बाकी की चीजें, वेयर वर द अदर पीपल? No, but she was in power ना, she had the absolute majority. This act was challenged, इसको चैलेंज किया गया कोर्ट में, डिसीजन आते आते 2005 बन गया, और उसको लगातार लीगल फायर देती रही कांग्रेस का ही पूरा इकोसिस्टम, ये गोगोई एंड दिस एंटायर फैमिली और इनके वकील, दे स्टक विद आईएमडीटी। एक स्टेट के लिए एक अलग कानून था, बाकी पूरे देश के लिए फॉरेनर्स एक्ट 1946 चल रहा था, एक राज्य के लिए ये कानून था। उस राज्य से 30 गुना कम इलीगल इमिग्रेंट्स निकल पाए, जबकि पता थे सबको। राजीव गांधी ने ये हालत इतनी खराब थी, 85 में असम अकॉर्ड किया, जिसके तहत बाद में एनआरसी हुआ, वो भी कितना लेट हुआ और कितना फॉल्टी हुआ वो हमें पता है सुप्रीम कोर्ट का। हेमंत बिस्व शर्मा उसके खिलाफ बोलते हैं, कहते हैं कि भाई प्रॉपर एनआरसी होना चाहिए। प्रॉपर एनआरसी तो छोड़िए, दिस इज हाउ। एंड इसके बाद बीजेपी पावर में आई असम में, जो सर्बानंद सोनोवाल, जिन्होंने ये लड़ाई लड़ी। तो आज अगर कोई बोलता है ना कि इलीगल इमिग्रेशन के लिए बीजेपी ने क्या किया, इस कानून को हराया ही सर्बानंद सोनोवाल ने, जो बीजेपी के थे। 10 साल बाद अगर किसी कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर भी देते तो आप क्या उखाड़ लोगे? तब तक तो लोग आके बैठे हुए, उनकी सेकंड थर्ड जनरेशन पैदा हो चुकी होती है। एग्जैक्टली 23 इयर्स का ये नुकसान हुआ है हमें। पहले तो छोड़ दीजिए जो मैंने आपको 1947 का किस्सा सुनाया था, जिसको हम लोगों ने ड्राफ्टिंग कमेटी में मोहम्मद सदुल्ला को बना रखा था। एक वो और एक ये, दीज आर द हिस्टोरिकल ब्लंडर्स दैट वी हैव डन एज अ नेशन। सबसे ज्यादा विद असम, इसकी बात नहीं होती इतनी मेन स्ट्रीम मीडिया, तभी ऑल्टरनेट मीडिया में हो रही है इसकी बात। दैट इज व्हाई वी आर द ऑल्टरनेट मीडिया। बट ये जब सादतुल्लाह को क्या सोच के लिया गया था, इन केस आपने उधर भी थोड़ा डिटेल स्टडी किया, somebody who is from Muslim League और जिनको भारत से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, सांप को निकाल दे रहे हो और सांप के बच्चे को पाल रहे हैं। आई एम सॉरी, आई एम बीइंग वेरी ब्लंट विद माय लैंग्वेज एंड दैट इज हाउ आई एम। आप उनको निकाल दे रहे हो और उनके बच्चे पाल रहे हो, एंड द पीपल हु आर मेनली रिस्पांसिबल फॉर द डिवीजन ऑफ द कंट्री, आप उन लोगों को रख रहे हो उसमें, ये ड्राफ्टिंग कमेटी में। इसका क्या मतलब है? क्या अम्बेडकर जी को नजर नहीं आया था? तो ये तो गायत्री जी, ये तो मैंने एक इंस्टेंस आपको बता दिया। कभी इस पे कायदे से हमें एक चर्चा करनी चाहिए, जिसमें मैं ऐसे आपको 50 इंस्टेंस बना दूंगा। ये जो महमूदाबाद है, जिनका भी आया था, जो समाजवादी पार्टी के हैं, इनके बाप दादाओं ने क्या कर रखा था भाई? इन्होंने पाकिस्तान बसाया और बाद में यहाँ पे आ गए। बाद में इन्होंने कहा वो तो मिल ही गया है, हमें अब यहाँ रुकना है। मेरठ में एक इस्माइल करके एक थे, अली बंधु, जिन्होंने मोपला में किया था मैसेकर, उनके नाम पे कितने, आजम खान की यूनिवर्सिटी, कितने कॉलेजेस, क्या क्या है यहाँ पर। तो हमने तो सेलिब्रेट किया है। और मैं आपको एक बात बता दूं, सादुल्ला के बारे में जानते नहीं लोग, कई असम के लोग और बाहर के लोग इसको आज भी श्रद्धांजलि देते हैं, सोच के ये हमारा एक जमाने में प्राइम मिनिस्टर था, प्रीमियर था हमारा। तो हिस्ट्री किस तरह से लिखी गई है, इट इज अनबिलीवेबल। आप समझिए, कांग्रेस के मुख्यमंत्री और ये सब इसको श्रद्धांजलि देते आए हैं। तो ऐसे तो बहुत इंस्टेंसेस है गायत्री जी, आप अभी लिखते लिखते थक जाओगे, जो अचानक से बाद में जिन्होंने आके चोगा पहन लिया कि ये है, और यहाँ पर आके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हिस्सा, मंत्री, एमपी, इनके ही सदुल्ला के एक, मैं इस समय नाम भूल रहा हूँ, एक सेक्रेटरी थे जो बाद में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने थे, बड़े क्लोज थे नेहरू के। तो ये जो एक साठगांठ उस समय हुई थी कि चलो अब तो पार्टीशन हो गई, अब हिंदू मुस्लिम एकता और एक वोट बैंक को देखकर नेहरू ने करा, ऐसे ऐसे लोग हम लोगों ने पाल के रखे हैं, आप सोच भी नहीं सकते हो इसमें। तो दिस इज वन इंस्टेंस जो हमारे सामने है इस समय। हिंदुओं का सबसे बड़ा हिंदू खुद है। आई एम बीइंग वेरी bluntly honest in fact in that way. Exclusive act for the some illegal immigrants, wow, ये तो पता ही नहीं था। आई एम श्योर हाँ, मेरे को भी नहीं पता होगा, पर इसलिए शेयर कर रहे हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, शॉर्ट्स बनाइए, बाइट्स बनाइए। देखिए, आई रन दिस चैनल अलोन, सो समटाइम्स आई एम शॉर्ट ऑफ हैंड्स, हेल्पिंग हैंड्स। आप जो करना चाहे करिए, बट प्लीज मेक दिस वायरल। इफ नॉट मच, ये 30 सेकंड्स लेके आप वायरल करिए। आई विल नॉट हैव अ कॉपीराइट इफेक्ट ऑन इट। मैं सामने से कह रही हूँ, फ्री टू डू इट। Coming to the current scenario in
करण, Yeah. हेमंत बिस्व शर्मा बहुत फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं, बट एट द सेम टाइम उनको 2047 की एक डेडलाइन बहुत बुरी तरीके से नजर आ रही है। जी। तो हेमंत बिस्व शर्मा ने, मैं एक आंकड़ा और आपसे शेयर करूं, पिछले 4 महीने में 330 इलीगल्स को पकड़ करके डिपोर्ट कराया है। दिस इज नॉट द बीएसएफ, दिस इज द असम पुलिस व्हिच हैज डन दैट। तो एक क्वेश्चन, एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट अब चल रहा है असम का और वेस्ट बंगाल का। लोग जो कहते हैं ना कि भाई बीएसएफ का काम है बॉर्डर गार्ड करना, बिल्कुल है। बीजेपी से भी क्वेश्चन करिए, होम मिनिस्टर से भी क्वेश्चन करिए, अच्छी बात है, उनका है भाई इलीगल्स कैसे आ रहे हैं। बट ये कहना बहुत आसान होता है। ये जो बॉर्डर होता है, ये इतनी जगहों पे कटा हुआ, नदियों का हिस्सा, इतनी चीजें हैं, अगर आपके लोकल पुलिस का सपोर्ट नहीं है आपको, तो बहुत बुरी हालत होगी। तो कॉन्ट्रास्ट दिस गायत्री जी कि 19 सितंबर 2017 में 40,000 इलीगल्स जो कि वेस्ट बंगाल में थे, उनके डिपोर्टेशन का ऑर्डर आ जाता है। प्रशांत भूषण सब लड़ चुके हैं कोर्ट में, वो हार गए, 40,000 का ऑर्डर आ जाता है। ममता सरकार धरने पे बैठती है, मैं डेट दे रहा हूं सीधे, 19 सितंबर 2017, और कहती है रोहिंग्यास आर कॉमन पीपल, इनको आतंकवादी क्यों किया जा रहा है, इनका हम ध्यान रखेंगे। वो डिपोर्टेशन नहीं होने देती 40,000 का। और पिछले 4 महीने हेमंत बिस्व शर्मा 300 का कर चुके हैं जब मैं आपसे बात कर रहा हूं। तो ये जिसे कहते हैं ना, लोग कहते हैं डबल इंजन सरकार, ये डबल इंजन यहां जरूरी हो जाता है। ठीक है, बीएसएफ कर रहा है, आप बीएसएफ को 5 एकड़ जमीन देने के लिए ममता बनर्जी ने हालत खराब कर रखी है। बीएसएफ के रेंजर्स पे ये तक कह रखा है, ये हमारे पे नजर रख रही है मोदी सरकार इनके जरिए। तो बहुत सीरियस क्राइसिस वेस्ट बंगाल में है। असम में तो बहुत पीछे हो गया असम 23-24 साल में, और इतने टाइम के बाद असम को रियली बहुत मेहनत करनी है। एंड थैंक गॉड वी हैव अ सीएम लाइक हेमंत बिस्व शर्मा, जिसने क्लियर कर दिया। बिकॉज जब एक इलीगल इमिग्रेशन होता है, कल्चरल चेंजेस आते हैं। हमें ब्रेक चाहिए असेंबली के अंदर नमाज पढ़ने के लिए, हमें फ्राइडे को छुट्टी चाहिए। एक आध डिस्ट्रिक्ट में झारखंड की हमने देखा था, वहां स्टोनिंग तक पे आ गए थे, लोग कह रहे थे फ्राइडे ही को छुट्टी होगी। सो दिस इज द काइंड ऑफ कल्चरल चेंज जो आता है फिर इसके अंदर। आंगनवाड़ी वर्कर्स जो कर्नाटका में है, जहां पे कांग्रेस की सरकार है, वहां कह दिया कि कन्नड़ छोड़िए, उर्दू आनी जरूरी होती है, मैंडेटरी होनी चाहिए। तो ये जो धीरे धीरे कल्चरल चेंज आता है ना गायत्री जी, ये कल्चरल चेंज स्टार्ट हो गया था असम के अंदर, जिसपे एक रोक लगाई है, एंड इज डन इट ब्रूटली। और इनके जो मदरसास थे, ये सब मदरसा वगैरह ना मोहम्मद सदुल्ला ने तब सेटल किए थे, बिहार से, बंगाल से, सबको बसा दिया था तब। लॉर्ड वेवल की स्टेटमेंट है, और किसी की नहीं। एक अंग्रेज की स्टेटमेंट है कि यहाँ आप खेती, और कोई खेती लगा रहे हो ना लगा रहे हो, मुसलमानों की खेती लगा रहे हो यहाँ पर। एग्जैक्ट वर्ड्स इन इंग्लिश। तो ये हेमंत बिस्व शर्मा इज अप अगेंस्ट ऑल ऑफ दिस। अगर I'm हेमंत shocked. बिस्व शर्मा ना हो, बहुत बुरा हाल हो सकता है अभी भी असम I'm का। shocked beyond words. I don't have words to say anything and ask anything. Oh, this is, हे भगवान, रक्षा करिए। नाउ दिस इज गेटिंग आउट ऑफ हैंड्स। बट अभी आपको सिचुएशन क्या लग रही है? क्योंकि हेमंत बिस्व शर्मा ने ऑन रिकॉर्ड आकर कहा है कि 2047 तक the demography of Assam will change drastically. We will have around 40% Muslim population. एंड इनफैक्ट एक बड़ा लेटेस्ट चेंज आया है, 2 मैंने अरुणाचल के ज़्यादा वीडियोज़ देखे हैं, असम से थोड़े कम देखे हैं। द ट्राइबल्स आर रेजिंग वॉइस। अरुणाचल के अंदर ट्राइबल्स ने बोल दिया है सीधे-सीधे, अपना बैक करके निकल लो, नहीं तो हम निकाल के दे फेंकेंगे तुम्हें। इफ यू हैव सीन द वीडियोज़ कमिंग फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश रिसेंटली। तो द ट्राइबल्स हैव स्टार्टेड रेजिंग वॉइसेस बिकॉज़ उनको भी दिख रहा है कि भई ये इनका मॉडस ऑपरेंडी बहुत सिंपल है। इश्क लड़ाओ महिलाओं से, आदमियों को काटो या उनको बर्बाद कर दो या उनको फाइनेंशियली अनवायबल कर दो या उनकी जॉब छीन लो, चाहे वो स्किल हो, चाहे वो एजुकेशन हो, जो भी हो, नाम दंड भेद। महिलाएँ इनकी, बच्चे पैदा होंगे इनके, एंड देन देयर पर्पस इज सॉल्व्ड। करंट सिनेरियो क्या है असम को लेकर? देखिए, इसमें अभी चुनाव भी आने हैं असम में। दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी क्रूशियल इलेक्शन, बिकॉज आप एक बात सोचिए, एनआरसी तो बहुत दूर की बात है, एसआईआर जो हो रहा है, इसमें ये बहुत जरूरी है कि इलीगल्स का वोट कटे, इसलिए एसआईआर बहुत जरूरी हो जाता है यहाँ पर खास तौर से। बिकॉज अगर इतना बड़ा एक वोट बैंक तैयार है, जिसमें कि मेरा मानना है मैसिव परसेंटेज इलीगल, मैसिव परसेंटेज इलीगल, तो कैसे जीतेंगे हेमंत बिस्व शर्मा? बहुत टफ है इनका जीतना। इस कैलकुलेशन से अगर हम देखें, हिंदू अगर एकता ना हो, देर इज नो वे दैट ही कैन विन। आई मीन एक वोट बैंक तो स्टार्ट ही हो रहा है 30-35% से, 28%, 27% से, एंड जिस तरह से बढ़ रहा है, अगर ये छटनी अब नहीं हुई,
तो एक स्टेज आएगा, आज हमारे पास सीमांचल जैसे इलाके हैं, मुर्शिदाबाद जैसे इलाके हैं, जहां हिंदू को इलेक्ट हुए एज एन एमएलए 30-30 साल हो चुके हैं। वी आर लुकिंग एट अ सिमिलर सिनेरियो इन असम। अगर ये अभी नहीं रोका गया, जो कि ये रोकने पे आए हुए हैं, देयर इज नो वे दैट अ हिंदू विल एवर गेट इलेक्टेड इन मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स। तो अगर ये हो गया तो वी कैन से गुड बाय। असम विल बी इन द सेम बोट एज वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल आज वहीं जा रहा है अगर इस बार नहीं रुका। तो अगर मैं पॉलिटिक्स की बात करूं फ्रॉम अ नेशनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, ये दो बहुत बड़े चुनाव है हमारे सामने इसी नेक्स्ट ईयर में, 2026 में। 2026 इज अ वेरी सीरियस ईयर। ये दो चुनाव देश का आगे का भविष्य ने देखना ही देखना है इन दोनों, बिकॉज डेमोग्राफी भी इन्वॉल्व है एंड एट द सेम टाइम एक ऐसा सीएम है जो वंस इन अ लाइफ टाइम ही मिला है। इतना ब्लंट, इतना स्ट्रेट टॉकिंग सीएम आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर एक कुछ ऐसी भी पार्टीज हैं जिसमें फुरफुरा शरीफ और ये सब हैं, जो जिन्होंने, एक ने तो ये भी कहा असम में, असम का जो एक लीडर है जिससे राहुल गांधी का अलायंस भी था, कि हिंदुओं में वो बात नहीं है कि वो इतने बच्चे पैदा कर पाए, ये हमारी मर्दानगी से डरते हैं। दिस इज द स्टेटमेंट ही इज यूज्ड। This is तो by Assaduddin Owaisi's brother Akbaruddin Owaisi. नो, उनका वो तो स्टेटमेंट। बोलता ही है ये। असम के भी एक लीडर ने बोला है। मैं असम का कौन, एक इनका अलायंस पार्टनर है कांग्रेस का, मैं वही ढूंढ रहा हूँ, एक मिनट बताता हूँ आपको उसको। AIUDF, AIU, AIUDF। बदरुद्दीन अजमल, बदरुद्दीन अजमल, दिस इज बदरुद्दीन अजमल स्टेटमेंट। तो वी हैव पीपल लाइक बदरुद्दीन। मैं उस स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, जो अब क्योंकि वो बात इतनी गंदी हद तक चली गई है, तो लेट मी एक्सप्लेन। इनका दिमाग जो है इनकी दोनों टांगों के बीच में है। तो इनके दिमाग में ऊपर तो गोबर भरा हुआ है, उसके बाद बचता क्या है? सिर्फ वही बचता है जो दो टांगों के बीच में, तो सिर्फ वही करना आता है। महिलाएं मिल जाएं, कोई छेद मिल जाए, कोई गड्ढा मिल जाए, कोई जानवर मिल जाए, सो द ओनली थिंग दैट दे नो इज FUCK, दैट्स इट। ऑब्वियसली बच्चे पैदा करोगे। एंड क्या है ना, बच्चे पैदा तो सुअर भी करते हैं। इवन पिग्स प्रोड्यूस अ लॉट, राइट? सो ऑब्वियसली आई आई काउंट देम इन द सेम कैटेगरी। जो इवॉल्व्ड ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, दे थिंक बियॉन्ड सेक्स, दे थिंक बियॉन्ड ऑल दीस थिंग्स एंड दे इवॉल्व। जब एवोल्यूशन होता है तो फर्स्ट स्टेज ऑफ एवोल्यूशन इज रिप्रोडक्शन, और उसके बाद द मेंटल एवोल्यूशन, क्रेनियल कैपेसिटीज एंड द ग्रे मैटर इवॉल्व्स, थिंकिंग कैपेसिटी इवॉल्व करती है। अब क्या है ना, वो फर्स्ट स्टेज ऑफ के हुए हैं, इसलिए उनका दिमाग उनकी दो टांगों के बीच में ही है। जी। तो बदरुद्दीन अजमल वहां पर एक बहुत बड़ा फैक्टर हुआ है, एटलीस्ट आग लगाने में एक फुट सोल्जर वो बहुत बड़ा है। मुझे याद आता है हमारे जो शक्तिपीठ है वहां गुवाहाटी में, उस पे भी बदरुद्दीन अजमल ने कहा था कि ये जमीन भी वक्फ की जमीन है। ठीक है, तो ये इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं, दे आर टोटली सपोर्टेड बाय द कांग्रेस पार्टी वहां पर, बिकॉज कांग्रेस, अब ये एक इंटरेस्टिंग चीज होगी, इनका अलायंस कैसा होता है। तो कांग्रेस का उनके साथ स्विच ऑन स्विच ऑफ होता है। जब कांग्रेस को लग जाता है कि भाई हमें थोड़ा सा हिंदू वोट भी चाहिए, तो भाई उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस कर लेते हैं। वो भी ऐसे ही सा डिस्टेंस करते हैं, जैसे राहुल गांधी जब वायनाड में फॉर्म भरने गए थे उस टाइम पे तो IUML के झंडे कुछ टाइम के लिए नीचे कर दिए थे। तो इन सब से जो अलग होना चाहते हैं हमारे देश से, उन सबसे कांग्रेस का अलायंस है, IUML से है, AIUDF से है। बदरुद्दीन अजमल ने ये तक कह दिया था कि हिंदू जो पूजा करते हैं वो हमारी जमीन पे करते हैं, तो एक तरह से उनको हमारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। फिर उनको बीच में प्रिवेंटिव डिटेंशन में भी रखा गया था, बिकॉज हेमंत बिस्व शर्मा इज नॉट स्पेयरिंग हिम। कई मदरसे गिराए गए थे, कई मदरसे मॉड्यूल्स थे असम के अंदर, जिसमें कि लिंक्स पाए गए थे बांग्लादेशी बेस्ड टेररिस्ट ग्रुप्स के। तो वो भी जब गिराए गए थे, ये सब सड़कों पे आ गए थे। तो अब एक मदरसा रेगुलराइजेशन की भी एक चीज चल रही है कि सारे कागज दिखाए जाएंगे, अदरवाइज दे विल बी डेमोलिश्ड, एंड देयर आर मेनी मदरसास व्हिच हैव बीन डेमोलिश्ड। तो ये दो एंड पे चल रही है गायत्री जी। एक तो हमें कल्चरली बचाना है अपने आप को, ये मदरसास हो गए, ये हो गए, इनका डेमोलिशन है। और दूसरा इज कि भाई कंसिस्टेंट बॉर्डर से जो नेशनल सिक्योरिटी वाइज जो लोग आते जा रहे हैं इनफ्लक्स, उनको हटाना है। एट द सेम टाइम इट्स द सेंट्रल गवर्नमेंट दैट हैज टू कम अप विद एन NRC। SIR इज अ फर्स्ट स्टेप ऑफ कोर्स, ताकि वोट ना पड़े, क्योंकि अगर इतना वोट है उनका तो कोई चांस ही नहीं ना इनके जीत के आने की। देयर इज नो चांस दे कैन विन। 30-40% वोट से आप बिगिन कर रहे हो, फिर तो आपको हिंदू में थोड़ी सी फूट डालनी है, दूसरी साइड ने जीत जाना है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इलेक्शन, दिस इलेक्शन। एंड 2005 का जो वो लैंडमार्क जजमेंट है, अगर वो आया ना होता, थैंक गॉड वो आया है, दिस टू लेट, टू लेट टू लिटिल, बट अगर वो आया ना होता
तो there was no chance for BJP to ever come to power. 2005, and that is why मैं ये बात कहता हूँ, सर्बानंद सोनोवाल should always be remembered as the person who saved Assam. एंड वो बीजेपी के लीडर हैं, वही पहले मुख्यमंत्री बने, बाद में हिमंत बिस्वा शर्मा बने. तो एक स्ट्रगल से निकले हुए लोग हैं ये सारे जिनकी हम बात कर रहे हैं. द स्ट्रगल कंटिन्यूज इन असम. असम के बारे में एक यहाँ पे टेररिस्ट ग्रुप्स की भी डेवलपमेंट्स बहुत तेजी से बढ़ रही हैं सर. ISIS, अल-कायदा, इस तरीके की. जी. तो मैंने आपको जैसे बताया, जो इनके मदरसाज हैं, अब सारे मदरसाज की छानबीन हो रही है. इसमें से इन्होंने रिकॉर्ड डेमोलिशन किया. मदरसा पर स्क्वायर मीटर अगर एक निकाला जाए ना कि कहां पे सबसे ज्यादा है, तो वन इज यूपी, द अदर इज असम. दैट इज वेयर देव मशरूम्ड लाइक एनीथिंग. ऑफ कोर्स वेस्ट बंगाल में भी होंगे, बट इतने आंकड़े सामने नहीं किए ममता बनर्जी ने, बिकॉज उनको लगता है शायद टारगेट हो या ना हो. बट असम इज वेयर सबसे ज्यादा इन पे चल रहा है. ओवैसी ने इस पे कई बार बोला. अब इस पे वही बात आ जाती है कि these actions need to continue for the next 10 years. They cannot continue जब तक आप electoral win ना पाओ. And that is why जो SIR है इस समय, जो एक SIR की प्रक्रिया चल रही है, इसमें हम काफी वायलेंस देखेंगे असम में आने वाले दिनों. This is for sure. Because इसमें बहुत पुराने इलीगल्स हैं. एक होता है कि इलीगल्स आए 80s में, 90s में. इसमें ऐसे हैं जो बसे पड़े हैं. तो यहाँ और डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज उनके एंसेस्टर्स को रोल में भी आपको दिख जाएंगे वो. तो दिस हैज टू बी अ वेरी डीप क्लेंजिंग. एनआरसी जो यहां पर हुई थी, जो सुप्रीम कोर्ट मैंडेटेड थी, उसमें 1.9 मिलियन के नाम नहीं थे. ठीक है. तो अब यहां पर एक डिटेंशन कैंप्स भी बनाने, साथ में हमें एक अग्रीमेंट करना होगा बांग्लादेश से या किसी से कि आपको इनको वापस लेना है भाई. हाउ डू यू गेट देम टू टेक मिलियंस ऑफ पीपल. एक होता है आप 400-500, 600, 800, अभी तो छोटे छोटे स्पर्ट्स में कर रहे हैं. चेन स्नैचिंग के इंसिडेंट्स में ये इलीगल्स शामिल, मैसिवली शामिल. हिमंत बिस्वा शर्मा ने जो डिपोर्ट किया उनमें से मैसिवली क्रिमिनल्स थे जो थे. अब अगर आपको इस भारी मात्रा में करना है, हाउ डू यू नेगोशिएट विद बांग्लादेश ऑल्सो. दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज ये तो बसे हुए कब से आकर के, और डिपोर्टेशन तब हो नहीं पाई 22-23 साल. तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट इशू. इट्स नॉट गोइंग टू गेट सॉल्व्ड इन द नेक्स्ट 4-5 years. दिस इज अ डेकेड लॉन्ग प्रॉब्लम जो चाहिए. इस पे 10-15 साल की कंसिस्टेंसी से करना है. जैसे उन्होंने 2047 की डेडलाइन बनाई. लोग अक्सर कहते हैं बहुत आकर के न्यूज वगैरह में कि अरे निकाल क्यों नहीं देते. निकाल के कैसे एक्सेप्ट करवाओगे उनको. यू ऑल्सो नीड टू हैव अ डील विद बांग्लादेश. इस पे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है. बीच में आई वॉज एट अ थिंक टैंक. तो अ लॉट ऑफ पावर इन बांग्लादेश goes through Adani, goes through a lot of our corporate houses जो जाती है पावर. इट्स टाइम हम लोग थोड़ा इस पे लैटरली सोचें कि भाई आपको ये पावर नहीं मिलेगी, आपको ये रॉ मटेरियल टेक्सटाइल का नहीं मिलेगा. एक तो आप वहां हिंदुओं का नरसंहार करते हो, दूसरा आपके जो इलीगल्स हैं उनके लिए गेट खोलो, उनको स्वीकारो, जो करना है उनके साथ करो. जब तक हमारी गवर्नमेंट इस तरह की डील या नेगोशिएट नहीं करती, तब तक ये इनका जो वो है डिपोर्टेशन, वो नहीं हो पाएगा गायत्री जी. बड़ी सिंपल सी बात है. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट 1,000 पीपल और 2,000 पीपल, वी आर टॉकिंग अबाउट लैक्स ऑफ पीपल, करोड़ ऑफ पीपल. तो इसको दूसरा कैसे लेगा आपका. क्या इस पे कुछ काम होना चाहिए इंटर गवर्नमेंटल. बिल्कुल होना चाहिए. अब ये मोहम्मद यूनुस जब से आया उस पर तो कुछ बात हुई नहीं. शेख हसीना के साथ देयर वाज अ चांस कि एक कॉन्वर्सेशन हो. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे पास एक फ्रेंडली गवर्नमेंट हो बांग्लादेश में भी, ताकि इनका एक रिहेबिलिटेशन का प्लान बन सके हमारे पास. इनको आप कैसे डिपोर्ट करोगे. इट्स नॉट कि आपने बॉर्डर के पास छोड़ दिया और दरवाजा बंद कर दिया. ये वैसी चीज नहीं है. The other person has to open the airspace. There has to be a route for them to leave. तो that is where एक स्ट्रेटेजी होम मिनिस्ट्री को एट अ फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफिस ये बहुत जरूरी है फ्रेम करना. That's where we are right now. Do we also have demand for a separate country in Assam? I'm sure that will be. क्योंकि आपने उस क्वेश्चन पे मैं बाद में आती हूँ. बांग्लादेश यूनिस का जो अभी मुझे समझ में आया, हाउ दे हैव बीन वर्किंग इज इन्फ्लक्स ऑफ बांग्लादेशीज इनटू इंडिया. तो जो बॉर्डर एरियाज हैं जहाँ पे बांग्लादेशीज ज्यादा सेटल हो रहे हैं, अगर आपने देखा हो तो बांग्लादेशी मैप उन्हीं एरियाज को नया बांग्लादेशी जो यूनिस ने निकाला था, व्हिच ही वांट्स टू इंक्लूड इन ग्रेटर बांग्लादेश मैप, ये वही एरिया है जहाँ पे बांग्लादेशीज का सेटलमेंट हुआ है. दैट इंक्लूड्स द पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, दैट इंक्लूड्स पार्ट्स ऑफ असम एंड द अदर नॉर्थ ईस्ट सिस्टर स्टेट्स. जी.
ये सोची समझी साजिश लग रही है जिसको हमें डिकोड करने में समय लगा है. इट इज नॉट नॉर्मल इन्फ्लक्स, इट्स अ वेरी स्ट्रैटेजाइज्ड इन्फ्लक्स. इट इज अ वेरी स्ट्रेटेजिक वन, एंड इसमें एड मिली हुई है चाइना से, बिकॉज चाइना का भी इंटरेस्ट है नॉर्थ ईस्ट में। एंड नॉर्थ ईस्ट में जब चाइना का आ जाता है, इट ऑल्सो हैपन्स थ्रू म्यांमार, जहां पर एक पूरा नार्को टेररिज्म का एक जो नारकोटिक्स की इंडस्ट्री है, दिस पॉपी कल्टीवेशन जो मणिपुर में भी जो हुई, तो ये पूरा नॉर्थ ईस्ट को एक तरह से हिमंत बिस्व शर्मा ने कंट्रोल करके रखा हुआ है। नॉर्थ ईस्ट में अगर पीस आया है, दैट इज बिकॉज ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ असम। सो दैट्स हाउ इंपॉर्टेंट हेमंत बिस्व शर्मा इज। एंड बीजेपी का राइज भी जो हुआ, अब मैं इसको नियति मानूं क्या मानूं, सोचिए हेमंत बिस्व शर्मा कांग्रेस में थे, जस्ट इमेजिन अगर एक इतना बोल्ड नेता ना आया होता बीजेपी में और बीजेपी आगे ना बढ़ी होती, नॉर्थ ईस्ट वुड हैव बीन अ लॉस्ट कॉज। वी रिमेंबर दैट टाइम जब नेहरू ने रेडियो पे डिक्लेयर कर दिया था कि नाउ वी विल लूज असम, 62 वॉर के टाइम पे। सो फ्रॉम देयर नेहरू वाज हैड ऑलमोस्ट गिवन अप ऑन असम एट दैट टाइम। तो फ्रॉम देयर टू नाउ वेयर इट इज सिक्योर, एंड जो हमारा पूरा नॉर्थ ईस्ट का जो चिकन नेक वाली बात है, चिकन नेक पर भी चाइना की भी नजर है। वी कुड हैव ब्रॉडन दैट 1971 वॉर में, हमने नहीं किया। बहुत नुकसान हुआ हमारे पास। बांग्लादेश से अच्छे रिलेशंस भी थे बीच में एक समय पे, सोच सकते थे हम इसको करने की। अब हम क्या कर रहे हैं इस पे, बिकॉज वो एक चिकन नेक भी एक है हमारे लिए इशू, म्यांमार इज एन इशू, चाइना इज एन इशू, पाकिस्तान, व्हेन वी से टू फ्रंट्स, वैसे तो टू एंड हाफ फ्रंट्स है हमेशा, बट हाउ डू यू डील, बिकॉज जो ज्योग्राफी है। ऑल्सो थैंक गॉड कि बांग्लादेश अलग हुआ पाकिस्तान से। तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है, द वे द कॉस्मिक फोर्सेस हैव एडेड अप, छोटी छोटी चीजों से हम लोग बचे भी बहुत हैं। अगर नेहरू उस टाइम पे 62 में जिस तरह से इन्होंने गिव अप कर दिया था, अगर उस समय चला जाता हमसे नॉर्थ ईस्ट, अगर पाकिस्तान से अलग ना हुआ होता बांग्लादेश, तो आप सोचो क्या हालत होती हमारी। तो कहीं ना कहीं आई फील ये पूरा एक, दिस इज गॉड्स प्लान ऑफ सेविंग इंडिया ऑल्सो। इसलिए आई एम ऑप्टिमिस्टिक, आई रियली वांट पीपल टू अंडरस्टैंड दिस, ताकि जैसे झारखंड, जैसे बिहार में, बिहार बहुत इंपॉर्टेंट था, हमने आपसे चर्चा भी करी थी कि बिहार वॉज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, सीमांचल एरिया एंड ऑल, बिकॉज वेस्ट बंगाल से होते हुए उस एरिया में एंटर करना, ये एक पूरा एक कॉरिडोर बन सकता है। सिमिलरली असम या नॉर्थ ईस्ट में इस समय इतना जब टर्बुलेंट है, इतना ज्यादा जरूरी है इलेक्शंस अगले साल के, चाहे असम हो वेस्ट बंगाल हो, जो इलेक्शन भी हम अगर हार गए, इट्स लाइक वी लूज दैट स्टेट, दैट इज हाउ क्रूशियल इट इज। तो इसलिए मुझे लगता है कुछ ना कुछ नियति ने सोचा है, तभी बीजेपी ने बचा लिया बिहार को और असम को। आई थिंक उस तरफ ही जाना चाहिए, बट इंटर गवर्नमेंट्स भी नेगोशिएशन बहुत ज्यादा जरूरी है। दिस यूनिस पर्सन ऑल्सो नीड्स टू गो, आई डोंट नो कौन बैठेगा यहाँ, बट एक फ्रेंडली विद इंडिया होनी चाहिए, चाहे वो मार के हो। कई बार ऐसी चीज नहीं समझते ना, जैसे बात हम लोग अक्सर करते हैं, भय बिन होई ना प्रीत, शायद चिकन नेक एक्सपैंड करके इनको थोड़ी ठोकने की जरूरत है। वो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट का मिस भी था। जब हिंदू जेनोसाइड हुआ बांग्लादेश में, वी शुड हैव रिएक्टेड मोर स्ट्रांगली। उस समय हमने नहीं किया, जब इस्कॉन का और इन सब का पूरा एक तरह से वो चल रहा था वहां से। बांग्लादेश को हमें झुकाना पड़ेगा, नहीं तो हो नहीं पाएगा ये काम। We need to do something in Bangladesh also. I'm very shocked with the kind of developments that we are talking. गांधीज ने जो एमओयू साइन किया था चाइना के साथ, आज तक उसकी डिटेल्स बाहर नहीं आई हैं। Hmm. एंड दो लोग बात करते हैं कि इट वाज अबाउट द दौलता बेग एयर बेस जो लद्दाख की साइड पे है, जब नॉर्थर्न की साइड पे है, एट अ वेरी क्रिटिकल लोकेशन, बट आई आल्सो assume कि it was not limited to that. It was also towards the sister states. हमारी सेवन, हमारी जो 8 सिस्टर स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट की, इसको Hmm. भी इंक्लूड था। वैसे भी अगर आप देखें तो इनके लिए तो लद्दाख क्या है? बंजर ज़मीन है। तो नॉर्थ ईस्ट क्या है? जंगल है। यू नो दैट इज़ हाउ दे थिंक द एंटायर कंट्री इज़। वो अलग बात है कि सोना मंदिरों से यहाँ से ट्रांसफर हो जाता है अचानक से, इटली में कुछ एक अकाउंट्स में जो उनकी फैमिली से रिलेटेड है। सोना यहाँ से पहुँच जाता है दुबई के रास्ते होते हुए कहाँ-कहाँ जहाँ पे इनके फ्रेंड्स बैठे हुए हैं। आज की Hmm. डेट में अगर सबरीमाला में मंदिर से सोना जो चोरी हो रहा है और जो चोर पकड़ा गया है, जो अरेस्ट हुआ है, दैट इज़ कनेक्टेड टू द गांधीज़। इज़ इट अ कोइंसिडेंस? आई Yeah. वुडन्ट बी सरप्राइज्ड अगर सिस्टर स्टेट्स के ऊपर भी ये कोई ना कोई वहाँ पे दलाली करके आए हो। आई कॉल देम दलाल, ब्रोकर्स। नहीं, एंड जो हो रहा था उस समय, गायत्री जी, 2013 में एके एंटनी का खड़े होकर पार्लियामेंट में कहना कि हम रोड्स नहीं बनाएंगे चाइना में,
आप सोचो अगर बीआरओ एक्टिव ना हुआ होता आफ्टर 2014, डोकलम में और 2020 में जो हुआ जिसमें हमारे जवान मरे, क्या हो सकता था? हमारे पास रोड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था टू इवन काउंटर देम। एंड अब इस समय जब हम बात करें अरुणाचल की, फिर बात करनी स्टार्ट कर दी है चाइना ने। अभी चाइना ने अरुणाचल के बारे में बात करनी स्टार्ट करी है। मतलब हमने बिल्कुल हथियार डाल रखे थे चाइना के साथ। और ये जो पूरा नॉर्थ ईस्ट था, ये कोई मतलब ही नहीं था हमारे हाथ में रहने का। दिस वाज अ फुल फ्लेज प्लान। आई डोंट नो अभी भी एमओयू में क्या है, बट एमओयू में बड़े इजीली हो सकता है कि आपका 7-8 सिस्टर्स चली जाए, बिकॉज उसमें इनका ना इंटरेस्ट था। और साथ में नेहरू ऑल्सो होल्ड्स अ वेरी बिग ग्रज, आपको पता है, अबाउट मणिपुर एंड ऑल दीज प्लेसेस, बिकॉज जब सुभाष चंद्र बोस की एनआईए जो पूरी जो फौज थी, आईएनए, इंडियन नेशनल आर्मी, उसको बहुत सपोर्ट दिया था नॉर्थ ईस्ट ने, बिकॉज दैट वाज कमिंग फ्रॉम दैट एरिया ओनली ना, म्यांमार एंड पूरा सिंगापुर से उठते हुए म्यांमार के रास्ते। तो दैट एरिया, ये बहुत जगहों पे डॉक्यूमेंटेड भी है, वाज टोटली इन फेवर ऑफ सुभाष चंद्र बोस। एंड दे वर वेलकमिंग सुभाष चंद्र बोस, दे वर वेटिंग कि सुभाष चंद्र बोस कब यहां से एंटर करें टू लिबरेट अस। एंड नेहरू ऑलवेज नर्स दिस ग्रज, कि नेहरू को हमेशा बुरा लगा कि अच्छा ये हमारे साथ ना होकर के सुभाष चंद्र बोस को अपना नेता मानते हैं, इसलिए नेहरू ने कभी ध्यान नहीं दिया नॉर्थ ईस्ट पे। मनमोहन सिंह वहां से राज्यसभा होकर आए, डिड नॉट विजिट द प्लेस, हार्डली वंस और ट्वाइस इज विजिटेड दैट प्लेस। नॉर्थ ईस्ट का जो डेवलपमेंट की हालत थी, मतलब आपने सब कुछ तो कर दिया था, बिल्कुल वही नक्सल वाला इलाका। वहां ना टावर्स थे प्रॉपर, ना रोड कनेक्टिविटी थी, ना ब्रिजेस थे, और जबकि इतनी बड़ी विरासत थी इन टर्म्स ऑफ आर फॉरेस्ट एंड ऑल, सब इलीगली चली जाती थी चाइना की और म्यांमार की ओर, ऑल ऑफ इट स्मगल्ड आउट। वी आर सिटिंग ऑन सच मिनरल डिपॉजिट्स नॉर्थ ईस्ट की, अगर मैं बात करूं फॉरेस्ट एंड रिसोर्सेस, किसी ने कुछ टैप ही नहीं किया उसको। वहां पर बस इलीगल पॉपी कल्टीवेशन होती थी, जिससे पूरी एक जनरेशन आपका नशे में भी पड़ी, और उसका उसी को लेके गैंग वॉर्स और इसका एक एरिया बना दिया इन लोगों ने। एक ये भी बना दी इमेज कि इनका पता नहीं हमारी फ्रीडम स्ट्रगल से क्या लेना देना, जबकि द अहोम डायनेस्टी जो कि अनडिफीटेड डायनेस्टी थी, लचित बोरफुकान जिसने औरंगजेब को हटाया था, बैटल ऑफ सरायघाट, ये हमें ना पढ़ाई गई ना इसके बारे में बात हुई कभी, 1671। तो इस असमीज कल्चर को मेन स्ट्रीम पे लाना, इस बात को लाना, टुडे हेमंत बिस्वा शर्मा को लोग असम से ही नहीं देखते, देश का एक बड़ा नेता मानते हैं। ये जो एक किरण रिजिजू जैसे लोगों का आना, नॉर्थ ईस्ट का मेन स्ट्रीम में होना, वी स्टार्टेड आइडेंटिफाइंग विद देम मोर। ये एक बहुत सौतेला व्यवहार किया दर गांधी परिवार ने, पीढ़ी दर पीढ़ी। तो ये पूरी जो मेन स्ट्रीमिंग हुई, मुझे लगता है एक लार्जर कॉज था जो ये हो पाया। आई डोंट थिंक नाउ जब तक कुछ बहुत वो हो इतना इजिली हटेगा, बिकॉज अब एक बॉन्ड बन गया है। जो हम 8 सिस्टर्स की बात करते हैं, पहले इनको कैसे देखा जाता था? तो दिस इज वेयर वी आर राइट नाउ, एक अदरिंग थी इनकी, कि ये एक अलग पार्ट है। मुझे बुरा लगता है आज वो अदरिंग लगने लग गई है हमें वेस्ट बंगाल की ओर। हम अननोइंगली जब बात करते हैं ना, हमें लगता है वेस्ट बंगाल कुछ अलग है देश से। वेरी डेंजरस ट्रेंड। तो इसलिए आई थिंक एक इंटीग्रेशन पर्पज से भी ये जो चुनाव है दो, ये बहुत जरूरी है, एसआईआर बहुत जरूरी है, एंड पीपल शुड नो, बिकॉज मैं फिर से एक नाम दोहराता हूँ, मोहम्मद सदुल्ला, जिसको हमने ड्राफ्टिंग कमेटी में लिया, बड़े बड़े नेता बीजेपी के भी कांग्रेस के भी उनको आज भी याद करते हैं, उनकी जन्म तिथि पे और इस पे। अब लोगों में अवेयरनेस आने लग गई है, जैसे औरंगजेब को लेके अवेयरनेस आई ना, रहमतुल्लाह आले कुछ लोग बोलते थे, अब इसको लेके कुछ अवेयरनेस आई है कि इस व्यक्ति का इतिहास क्या है। तो आई जस्ट होप आपके चैनल के बाद भी लोग इनको और आईएमडीटी एक्ट को जरूर पढ़ें, कैसे कांग्रेस ने इलीगल्स को यहाँ पे रखा और कैसे इन्होंने ये काम किया, एंड वी लर्न फ्रॉम दैट एंड वी वोट वाइजली इन द कमिंग असम इलेक्शंस। जी। असम के ऊपर बहुत बड़ी असम, मणिपुर, मेघालय, हमारी जितनी भी सिस्टर स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट के, इनके ऊपर खतरा बहुत बड़ा है। ये चिकन नेक कब एलिफेंट नेक होगा जरूर, ये लिखकर दे रही हूँ मैं। देयर इज अ गारंटी फॉर दैट। वन मिस्टेक and we are waiting for that opportunity. Don't you give us that opportunity if you really want to save Bangladesh. One mistake. And I know Bangladeshis hear me because I get a lot of love letters from there actually. बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, तो और बहुत इतनी बढ़िया भाषा में आते हैं कि इसको मैं शो भी नहीं कर सकती हूँ। सो बेटर डोंट गिव अस दैट अपॉर्चुनिटी, अदरवाइज इट विल बी एलिफेंट नेक, एंड तुम्हारे मंसूबों पे कितना पानी फेरेंगे वो तो फिर हमारी भारतीय सेना बताएगी। बट येस, व्हेन इट कम्स टू असम एंड द डेमोग्राफी, a lot needs to be done, and SIA is not a choice, it's a necessity right now, necessity, critical necessity for Bharat to survive and move forward.
Thank you so much, Karan, for joining. It was a wonderful session, eye-opening session, and as you said, dynamite. It actually was a dynamite for me also. I was also shocked about these developments. हमारे यहाँ इतने बड़े-बड़े दिग्गज हुए जिनके बारे में हमें खबर भी नहीं थी. जी, जी. Sarcasm, quote unquote. जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, Karan is running a channel called Karan Verma Unplugged. Fantastic coverage of टॉपिक्स ही चूजेस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनालिसिस, एंड आज ही इन्होंने एक शो बहुत अच्छा रिकॉर्ड किया है प्रखर श्रीवास्तव जी के साथ, व्हिच ही इज गोइंग टू रिलीज वेरी सून. यू मस्ट गो एंड वॉच and like, subscribe and share. And please don't forget to like, subscribe and share the alternate media. अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो लिंक्स सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आगे आएं, सपोर्ट करें, सहयोग करें, डोनेट करें, कंट्रीब्यूट करें, जिस तरीके से भी आप कर सकते हैं. नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है. इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव.